गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पार्ट 7 कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट चल रहे हैं इससे आगे भी पार्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब ये 7 का मतलब ये 7वां वीडियो है, फिर 8वां वीडियो आएगा। और आपको समझने के लिए हम ऊपर टॉपिक लिख देंगे कि ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आपको पार्ट को फॉलो करना है। अभी ये पार्ट 7 चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। तो इससे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस कर चुके थे, जिसमें एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया था जीरो कंडीशन। उसका वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जीरो कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें दो क्लॉज होते हैं, दो वाक्य होते हैं। ठीक है, और वो इफ से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? इफ से। और दोनों ही तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। ठीक है, उस दिन ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस और इस तरफ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, फॉर्मूला एक बार वापस देख लो। ये है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे भी प्रेजेंट टेंस, दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, और आगे इफ आएगा, जीरो कंडीशन। अब देखो, इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री इट चेंजेस इनटू वेपर। यदि तुम पानी को 100 डिग्री पे उबालते हो तो वह भाप में बदल जाएगा। तो ये जीरो कंडीशन है। और जीरो कंडीशन में दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेंगे। तो देखो, यू के बाद में V1 आई है, यू बॉयल। ठीक है, और इट के बाद में V5 आई है, क्योंकि इट सिंगुलर है, तो दोनों ही तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आया। ठीक है, तो आपको जीरो कंडीशन समझ में आ गई। ओके, अब आगे देखते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब होता है खुली शर्त। जीरो और ओपन कंडीशन में यही फ़र्क है कि जीरो कंडीशन में मैथमेटिक्स के सिद्धांत होते हैं, विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, और जबकि ओपन कंडीशन में खुली शर्त होती है, प्रेजेंट में रखी जाती है। खुली शर्त ये अभी आपके सामने रखी जाती है वर्तमान में, तो वो ओपन कंडीशन है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे, तो खुली शर्त है। अगर तुम काम करोगे तो वो वैसा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जबकि जीरो कंडीशन में क्या है, वैज्ञानिक सत्य है, वो हमेशा फिक्स रहते हैं, और इसमें हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, कोई चीज़ प्राप्त की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। तो ओपन कंडीशन का मतलब है खुली शर्त, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ दौड़ते हो, यू विल विन दिस रेस, तुम इस रेस को जीत जाओगे। एक और देख लो उदाहरण, इफ़ यू पास दिस एग्जाम, यदि तुम इस एग्जाम को पास करते हो, आई विल गिव यू ए गिफ्ट, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। तो मतलब काम होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये खुली शर्त है। खुली शर्त में क्या है, 50-50% चांस होते हैं, क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा, इफ के बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है, जो पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा और आगे इफ आएगा, और दूसरा सेंटेंस खुली शर्त में फ्यूचर सिंपल में रहेगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे देखो, तीसरी इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त। काल्पनिक शर्त का मतलब है कल्पना करना। इसका फॉर्मूला रहेगा, जो पहला सेंटेंस रहेगा उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे काल्पनिक शर्त क्या है, आप कहते हो कभी कभी कि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये कल्पना है, क्योंकि आप चिड़िया हो नहीं सकते। कि मैं जहाज होता तो पानी में तैरता, ये कल्पना है। मैं चीता होता तो फुर्ती से दौड़ता, तो ये कल्पना है। जो कल्पना की जाती है वो इमेजिनरी कंडीशन में आती है। तो इसमें ये फॉर्मूला ये रहेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट रखो फिर वर्ब। इफ़ यू वर ए बर्ड, कोई भी सब्जेक्ट आओ वर आएगा, भले आई आओ तो ही वर, ही आओ तो ही वर्ब। इफ के बाद में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ में ज़्यादातर प्लूरल वर्ब भी आती है। ठीक है, तो वर लगाना है आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। इफ़ यू वर ए बर्ड, यदि तुम पक्षी होते
यू वुड फ्लाई इन ओपन स्काई, तुम खुले आसमान में उड़ते। वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इन ओपन स्काई, तो ये फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। इफ यू वर ए बर्ड यू वुड फ्लाई इन ओपन स्काई, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब इसके अंदर क्या है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन, नाम से मतलब समझो, ऐसी शर्त जो पूरे होते होते रह गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भूतकाल में कोई इच्छा की जो पूरी होते होते रह गई, मतलब काम पूरा हुआ नहीं। जैसे किसी कभी कभी आप कहते हो ना कि मैंने वो मेरा लकी शर्ट पहना होता तो मेरा परीक्षा अच्छी होती, ठीक है। बरसात के दिनों में कहते हो कि यदि हमने बेसन लाया हुआ होता तो हम पकौड़े बनाते, ठीक है। और कई बार आप कहते हो कि यदि मैंने सारे पाठ याद कर लिए होते तो मैं परीक्षा में फर्स्ट आता, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी भूतकाल में कोई इच्छा थी जो पूरे होते होते रह गई। अनफुलफिल्ड कंडीशन और ओपन कंडीशन में फ़र्क होता है। ओपन कंडीशन में अभी वर्तमान में शर्त रखी जाती है जो पूरी कब होगी, भविष्य में। कब पूरी होगी, भविष्य में। जबकि अनफुलफिल्ड कंडीशन में शर्त किसके लिए रखी जाती है, भूतकाल के लिए, और जो पूरी नहीं हुई कब, भूतकाल में। ये पूरा भूतकाल को बिलोंग करता है। ओपन कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर को बिलोंग करता है। वर्तमान में शर्त रखी जाती है काम फ्यूचर में होगा, और इसमें शर्त भूतकाल में ही रखी जाती है और भूतकाल में ही काम नहीं हुआ, ठीक है, पूरी होते होते रह गई। जैसे इसका फॉर्मूला ये रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहेगा। जैसे इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यू वुड हैव पास दिस एग्ज़ाम, तुम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते। तो देखो, तुमने कठिन मेहनत की होती, तो इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यू, हैड आ गया, हैड, इफ़ यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड, ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी अदर पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यानी भूतकाल में तुमने मेहनत की होती, तो तुम क्या हो जाते, उस एग्ज़ाम में पास हो जाते, यानी काम भूतकाल में ही नहीं हुआ, ठीक है। यू वुड हैव पास्ड दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया यू, आ गया वुड, प्लस आगे हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, जो फॉर्मूले में लिखा है वो फॉलो करो, आपका वो सेंटेंस अनफुलफिल्ड कंडीशन में बन जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि कठिन मेहनत की होगी तुम पास हो जाते। तो आप कहीं भी भूतकाल में कोई भी शर्त रख सकते हो, ठीक है। इफ़ यू माई फादर हैड फिल्ड वाटर इन ट्रैक्टर, यदि पिताजी ने ट्रैक्टर में पानी भरता होता, यदि पिताजी ने ट्रैक्टर में पानी भरा होता तो ट्रैक्टर में आग नहीं लगती, ठीक है। इट वुडंट गॉट फायर इन ट्रैक्टर, समझ में आया। भूतकाल में कोई काम जो है पूरा होते होते रह गया, आप वो काम नहीं कर सके जिससे कि गलत परिणाम निकले, इसको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन में लिखते हैं। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, ठीक है। आगे देखो, इसमें होमवर्क में आपको ये सेंटेंस करना है, यदि तुम खाना खाते हो तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा। ये किस कंडीशन में है देख लो, ये कंडीशन में है ओपन कंडीशन में, खुली शर्त है, अभी वर्तमान में रख रहे हो, फ्यूचर में काम होगा। यदि तुम 4 4 जोड़ते हो तो तुम्हें 8 प्राप्त होंगे, ये जीरो कंडीशन है, क्योंकि गणित का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, गणित और विज्ञान के कॉन्सेप्ट जीरो कंडीशन में रहते हैं। यदि मैं जहाज होता तो मैं पानी में तैरता, ये काल्पनिक शर्त हो गई बेटा, कि यदि मैं जहाज होता तो पानी में तैरता, तो आप जहाज हो नहीं सकते, तो काल्पनिक शर्त, इमेजिनरी कंडीशन। इसमें आएगी ओपन, इसमें आएगी जीरो कंडीशन, इसमें आएगी इमेजिनरी कंडीशन। चलो आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम क्लॉज करेंगे। क्लॉज भी 11th और 10th दोनों के लिए कंपलसरी टॉपिक है, दोनों क्लास में क्लॉज आएगा, ठीक है, दोनों ही क्लास के लिए ये अच्छा टॉपिक है।
और 5 नंबर का 11th क्लास में 5 नंबर का टॉपिक है ये, और 10th क्लास में 3 नंबर का टॉपिक है। तो अब क्लॉज को समझते हैं। क्लॉज क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक भाग होता है विच हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रिडिकेट, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना प्रिडिकेट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड की तरह भी कार्य करता है, एक शब्द समूह की तरह भी कार्य करता है। तो ध्यान दो बेटा, परिभाषा आपको समझ में आई? नहीं समझ आई तो वापस से समझ लो। क्लॉज पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ये सेंटेंस का एक भाग होता है। ये सेंटेंस में एक भाग की तरह कार्य करता है, एक शब्द समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना प्रिडिकेट होता है। जैसे मैं देखो पूरा सेंटेंस लेता हूँ, राम हैड गॉन बिफोर मोहन केम हियर। ठीक है, मोहन के यहाँ आने से पहले राम चला गया। तो अब इसमें देखो 2 सेंटेंस है, तो 2 क्लॉज हो गए। कितने क्लॉज हो गए? 2 क्लॉज हो गए। पहला है राम हैड गॉन, पहला क्लॉज, और दूसरा है बिफोर मोहन केम हियर, मोहन के जाने से पहले राम जा चुका था। तो आपको कुछ मामला समझ में आया कि सेंटेंस का एक भाग जो है जिसमें शब्द समूह होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रिडिकेट होता है, उसे क्लॉज कहते हैं। जैसे इसमें 2 सेंटेंस में 2 भाग है। पहले भाग में राम हैड गॉन, तो राम सब्जेक्ट है और हैड गॉन ये प्रिडिकेट है। समझ में आया? दूसरे भाग में सब्जेक्ट कौन है? मोहन है, और केम हियर उसका प्रिडिकेट है। प्रिडिकेट किसे बोलते हैं वो देखो, प्रिडिकेट विधेय बोलते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रिडिकेट बनाते हैं। समझ में आया? तो पहले वाले में तो खाली सेंटेंस में खाली वर्ब ही है, ठीक है, हैड गॉन हेल्पिंग वर्ब। आप ऑब्जेक्ट भी होता तो वो प्रिडिकेट में ही आता। ठीक है, इसकी एक परिभाषा भी है कि प्रिडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट का वर्णन करता है। जैसे राम हैड गॉन, तो राम को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? हैड गॉन, कि राम जा चुका है। मोहन केम हियर, मोहन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? केम हियर। समझ में आया? तो आपको प्रिडिकेट समझ में आ गया। जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे प्रिडिकेट कहते हैं। और प्रिडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें 2 सेंटेंस है, तो क्लॉज कितने हैं? 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज है राम हैड गॉन, दूसरा क्लॉज है बिफोर मोहन केम हियर। अब इन दोनों में ही एक चीज़ देखो, दोनों का ही अपना सब्जेक्ट है। पहले का सब्जेक्ट राम है, दूसरे का सब्जेक्ट मोहन है। दोनों के ही अपनी वर्ब है, जैसे गॉन है, इसकी वर्ब केम है। ठीक है, दोनों के ही अपने ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट आए नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम इसको वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रिडिकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रिडिकेट में। यानी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रिडिकेट होगा। प्रिडिकेट क्या करेगा? उसका वर्णन करेगा। अब प्रिडिकेट में खाली वर्ब भी हो सकती है और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? अब टाइप ऑफ क्लॉज कि वाक्य के जो भाग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले क्लॉज को कहते हैं प्रधान उपवाक्य, और दूसरे क्लॉज को कहते हैं आश्रित उपवाक्य, और तीसरे क्लॉज को कहते हैं संयुक्त उपवाक्य। ध्यान से समझो। देखो, प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी संयुक्त उपवाक्य। मैं आपको एकदम क्लियरली समझा लूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना बस कि सर ये क्लॉज होता क्या है, इसके भाग क्या होते हैं। क्लॉज के बारे में मैंने बताया, सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है जिसका अपना एक शब्द समूह होता है। ठीक है, उन शब्द समूह में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रिडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, प्रिडिकेट में आप खाली वर्ब भी हो सकती है और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। प्रिडिकेट हमेशा सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे राम को एक्सप्लेन कर रहा है हैड गॉन, और मोहन को एक्सप्लेन कर रहा है केम हियर। ये तो केम हियर प्रिडिकेट है। समझ में आया? और क्लॉज के अपना सब्जेक्ट और अपना प्रिडिकेट होता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाले में 2 क्लॉज है तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है और 2 अलग अलग प्रिडिकेट है। ठीक है, अब क्लॉज के टाइप थे, तो टाइप भी मैंने बता दिए, 3 टाइप होते हैं। अब तीनों टाइप को समझते हैं। जैसे पहला देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब इसमें देखो 2 सेंटेंस है। पहला है पेशेंट का मरना, दूसरा है डॉक्टर का आना।
ठीक है। बिफोर द डॉक्टर केम, तो पेशेंट का मरना है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और बिफोर द डॉक्टर केम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? ध्यान दो, देखो, अगर मैं खाली ये लिखता हूँ कि पेशेंट मर गया, तो ये अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है, बिल्कुल, कि पेशेंट मर गया, हॉस्पिटल में पेशेंट मरा होगा, तो ये अपना अर्थ स्वतंत्रता से प्रकट कर रहा है। तो जो वाक्य अपना अर्थ स्वतंत्रता से प्रकट कर ले उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो वाक्य अपना अर्थ स्वतंत्रता से प्रकट न कर सके उन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब आप किसी को जाकर कहो, खाली इतना सा कहो, डॉक्टर के आने से पहले, तो सामने वाला क्या समझेगा कि इसने मुझे पूरी बात बताई नहीं है। समझ में आया? तो ये वाक्य अधूरा रह गया, बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें दो भाग है। अगर आप दूसरा वाला वाक्य जाकर बोलते हो कि डॉक्टर के आने से पहले, तो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप पहला वाला वाक्य जाके बोलते हो पेशेंट मर गया, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा डॉक्टर पेशेंट मर गया। तो इसमें देखो, पेशेंट मर गया ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि यह स्वतंत्र है। लेकिन दूसरा वाक्य बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, और डॉक्टर के आने से पहले क्या, सामने वाले कहेगा क्या, यानी इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए ये आश्रित हो गया। इसको पूर्ण करने के लिए पहले वाले की जरूरत है, प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत है। सामने वाले को बताना पड़ेगा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, यानी दूसरा वाला वाक्य अधूरा वाक्य है, पहला वाला वाक्य पूरा वाक्य है। तो जो पूरा वाक्य होता है स्वतंत्र होता है, अपना अर्थ स्वतंत्र बता देता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो स्वतंत्र नहीं बता सकता, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आगे थोड़ा एक और बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप समझ जाओगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। अभी केवल आप इतना समझ लो कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है स्वतंत्र होता है, वो अपना अर्थ स्पष्ट कर लेता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित होता है। इसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पहले वाले की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल क्लॉज की। ठीक है, अगला देखो, राम वॉश्ड क्लोथ्स एंड मुकेश वॉश्ड टीवी। राम ने कपड़े धोए और मुकेश ने टीवी देखी। तो राम वॉश्ड क्लोथ्स प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। कि राम ने कपड़े धोए, अर्थ स्पष्ट हो गया। आप किसी को भी जाकर कहो राम ने कपड़े धोए, तो अर्थ स्पष्ट हो गया, उसको और किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे वाला वाक्य खाली बोलो कि और मुकेश ने टीवी देखी, तो इसका मतलब सामने वाला सोचेगा कि और मुकेश ने टीवी देखी, इसका मतलब उसने कुछ और काम किया होगा। यानी दूसरे वाले वाक्य को और मुकेश ने टीवी देखी, इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है पहले वाले के ऊपर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो पहला वाला वाक्य है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ये पूरा स्वतंत्र है, जबकि और मुकेश ने टीवी देखी ये थोड़ा स्वतंत्र नहीं है, इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये मतलब सेंटेंस में जॉइंट हो रहा है इसमें। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट अलग अलग कैसे हैं कि इसको भी सर आप ऐसे ही कह देते हैं कि ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो वाक्य को जॉइंट करता है, जोड़ता है, कंप्लीट नहीं करता है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों क्लॉज प्रिंसिपल हो सकते हैं। एंड को हटा दूं तो देख लो, राम वॉश क्लोज, मुकेश वॉश टीवी, दोनों ही प्रिंसिपल हो गए। समझ में आया? यानी राम वॉश क्लोज एंड मुकेश वॉश टीवी। राम ने कपड़े धोए और मुकेश ने टीवी देखी। ये क्या कर रहा है? संयुक्त कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेगा? प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज जो दूसरा क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ रहा है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित है। ये दोनों, इसमें अंतर है। तो क्लॉज तीन होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि प्रिंसिपल क्लॉज को तो समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वाक्य में जो सबसे पहला सेंटेंस होगा ज़्यादातर जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, और वो स्वतंत्र होता है, उसमें कंजक्शन नहीं होता है। जैसे ये एंड कंजक्शन है, ये उसके आगे नहीं होगा। जैसे ये बिफोर कंजक्शन है, उसके आगे नहीं होगा। जब सेंटेंस के आगे कंजक्शन ना हो, कोई भी कंजक्शन ना हो, सीधा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो,
तो मान के चलो कि वो सेंटेंस जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज की एक बहुत बढ़िया स्पष्ट जो परिभाषा है वो ये हो सकती है, जो सब्जेक्ट से शुरू हो, सीधा सब्जेक्ट से शुरू हो, उसके आगे कंजक्शन नहीं आता है। तो देखो, द पेशेंट हैड डाइड, इसमें कोई कंजक्शन आया नहीं। राम वॉच टीवी, कंजक्शन आया नहीं। तो ये जो शुरू के वाक्य है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। अब दूसरे वाले वाक्य में बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें कंजक्शन आ गया बिफोर, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। इसमें एंड कंजक्शन आ गया, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है। और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में फ़र्क ये है कि सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल पे आश्रित रहता है और कोऑर्डिनेट क्या करता है? प्रिंसिपल वाक्य से जुड़ता है। क्या करता है? संयुक्त होता है, उससे जॉइंट होता है। ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं, इनको अलग अलग समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, प्रिंसिपल क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है, विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो बिना किसी आश्रित वाक्य के अस्तित्व में रह सकता है। मतलब इसको किसी प्रकार के आश्रित वाक्य की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आपको मैंने बताया, प्रधान उपवाक्य है, इसको आश्रित वाक्य की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये देखो, ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ सीधा, द पेशेंट, राम, समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होते हैं ज़्यादातर, और इनको किसी प्रकार के आश्रित वाक्य की या कोऑर्डिनेट सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, स्वतंत्र अर्थ बता सकते हैं अपना। ठीक है। तो कोई कंजक्शन की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, बिना कंजक्शन की अपना अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ना ही सबऑर्डिनेट क्लॉज की और ना कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है और इसके आगे कंजक्शन आता है। क्या आता है? कंजक्शन। जैसे देखो, ये कंजक्शन आ गया बिफोर, और इसको पहले वाले सेंटेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी को जाकर कहोगे डॉक्टर के आने से पहले, तो समझ नहीं पाएगा। उसको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, ये बात बतानी पड़ेगी। तो क्या हो गया? ये वाक्य अधूरा है, दूसरा वाला वाक्य अधूरा है। इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये आश्रित होता है, पहले वाले पे डिपेंड करेगा। एंड इज क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता, इसको पहले वाक्य की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी एज ए कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, ये पूरी थॉट को नहीं बता सकता। तो अब आप कहोगे सर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे बनाना सीखें? बिल्कुल आसान है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। जहाँ कहीं भी आपको वाक्य में ये कंजक्शन नज़र आए मेरे लिखे हुए, तो मान के चलना कि आगे वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे किसी वाक्य में बिफोर लिखा आ जाए तो मान के चलना आगे वाला वाक्य क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे देखो, इसमें आया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बिफोर कंजक्शन आ गया, तो इससे हमने पहचान लिया कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप कहोगे सर इन कंजक्शन को क्या कहते हैं? तो वे कंजक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सॉरी, मैं इसको थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और जो क्लॉज बनाते हैं सबऑर्डिनेट, जो वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, जो कंजक्शन, उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। उनमें आईएनजी लगेगा पीछे। क्या लगेगा बेटा? आईएनजी कंजक्शन में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो वाक्य कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाए उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। आईएनजी लगाना है पीछे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट उपवाक्य बनाने वाले कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं, आईएनजी लगाना है। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने वाले सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये थोड़ा आप याद कर लेना, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। उदाहरण से समझते हैं। देखो इसमें कितने उदाहरण दे रखे हैं, तो आप ये समझे
सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन बनाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आईएनजी लगा हुआ है। तो ये कंजक्शन कितने होते हैं देखो, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सो, दैट, डबल सो दैट, हाँ सो और दैट, ठीक है। फिर खाली दैट, ये सो और दैट है, सो दैट, ठीक है। और ये खाली दैट, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट, व्हाटएवर, वेयर, वेरेवर, व्हाट, व्हाटएवर, वेयर, वेरेवर, व्हाई, बिकॉज, हाउ, हाउएवर, इफ, व्हाइल, एज सून एज इफ, इवन इफ, दो, आल्दो, देन, एज, हु, हुएवर, सिंस। ये लगभग 25-30 है टोटल। शॉर्ट में याद करने के लिए वाइट बस को याद कर लो। ए से हो जाएगा एज, डब्ल्यू से आपके बहुत सारे हैं, वाट, वाट एवर, हु, हुएवर, वेयर, वेरेवर, व्हेन, व्हेनेवर। एच से हो जाएगा हाउ, हाउ, हाउएवर। आई से हो जाएगा इफ, टी से हो जाएगा टिल और दैट, ई से हो जाएगा इवन, इवन इफ, बी से हो जाएगा बिकॉज, यू से हो जाएगा अनटिल, अनलेस, एस से हो जाएगा सिंस। यानी आप शॉर्ट में इनको याद करना चाहो तो ये ट्रिक याद कर लेना, ए वाइट बस। ए वाइट बस में जितने भी कंजक्शन आते हैं वो सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, ठीक है। ए वाइट बस में जितने भी कंजक्शन आते हैं वो सारे कंजक्शन क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है बेटा। जब क्लॉज लिखते हैं तब आईएनजी नहीं लगता है, कंजक्शन लिखते हैं ना तो तब आईएनजी लग जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। ये आश्रित होते हैं, ये पहले वाले वाक्य पे निर्भर रहते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब है ये ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रिंसिपल सेंटेंस से जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त उपवाक्य। समझ में आया? कोऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ संयुक्त हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, आश्रित नहीं रहते हैं। ये आश्रित तो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज उससे जुड़ते हैं। जैसे ये एंड से जुड़ा है पहले वाले वाक्य से, ये इस पर आश्रित नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित नहीं है, ये जुड़ा है। जैसे एंड मुकेश वॉच टीवी, और मुकेश ने टीवी देखी, ठीक है। तो सर हम कैसे पहचान करें कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है? बिल्कुल आसान है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा आगे, और कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं रहता है, विदाउट कंजक्शन आते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन रहते हैं वो देखो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा, या तो एंड लिखा होगा सेंटेंस के आगे, या नॉट ओनली बट आल्सो लिखा होगा, या बट लिखा होगा, या बोथ, एंड, बोथ दोनों लिखे हो सकते हैं। बोथ एंड भी लिखा हो सकता है, बोथ भी लिखा हो सकता है, आइदर और लिखा हो सकता है, नाइदर नॉर लिखा हो सकता है, वेरे अदरवाइज लिखा हो सकता है। ये अदरवाइज है, क्या है? अदरवाइज। वेयर एज लिखा हो सकता है, ओनली लिखा हो सकता है, स्टील, यट, सो, देयरफॉर, ठीक है। बट को मैंने डबल बार लिख दिया है, तो आप थोड़ा समझ जाना ये, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होता है। ये कंजक्शन है बेटा, बिफोर कंजक्शन है और एंड कंजक्शन। एंड कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बिफोर कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आगे वाला पूरा वाक्य क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आगे वाला पूरा सेंटेंस क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो अब आपको तीनों क्लॉज समझ में आ गए होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज भी आ गया होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ गया होगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आ गया होगा। और क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लॉज क्या, अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रीडिकेट होता है, अलग से अपना सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकती है, और खाली वर्ब भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि प्रीडिकेट सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, आगे देखते हैं।
सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइप। आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 टाइप में चला जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज का तो एक ही टाइप है, कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी एक ही टाइप है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज के भी अलग अलग टाइप है। ठीक है, जैसे इसमें आपने प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ा पहला, प्रिंसिपल क्लॉज में एक ही टाइप है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज के 4 टाइप है। तो हम पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 3 टाइप पहले करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज के 4 टाइप करेंगे। ठीक है, पहला क्लॉज है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 भागों में हो सकता है। कितने भागों में हो सकता है? 3 भागों में। जैसे पहले देखते हैं नाउन क्लॉज कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज कैसे होता है। तो इसमें कह रहा है व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स एज ए सब्जेक्ट और ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। अगर कोई शब्द का समूह या सबऑर्डिनेट क्लॉज, शब्दों का समूह मत लो, खाली इतना ले लो, सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। किसकी तरह कार्य करे? सब्जेक्ट की तरह। ये खाली ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। भले ही तो सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, भले ही ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तो उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो वाट कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि नहीं है? मैंने अभी बताया था वाट। ठीक है, और दैट कैसा कंजक्शन है? ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि नहीं है? और हु कैसा कंजक्शन है? ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो मान के चलिए कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आगे लग गया, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको केवल इतना पता करना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो कौन सा टाइप है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। समझ में आया? ठीक है, तो नाउन क्लॉज का पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वर्ब के बाद में सीधा वाट लग जाए। क्या लग जाए? वाट। वर्ब के बाद में अगर सीधा वाट लग जाए तो आप मान के चलना कि वो नाउन क्लॉज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला टाइप नाउन क्लॉज है। ठीक है, या वाट सबसे पहले आ जाए तो भी वो नाउन क्लॉज है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। आई लाइक वाट आई सी। मैं जो देखता हूँ वो उसे पसंद करता हूँ। तो समझ लो आप क्या देखते हो? आई लाइक टीवी। तो आप क्या टीवी को पसंद करते हो? तो टीवी इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई लाइक टीवी। ठीक है, तो टीवी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने टीवी की जगह थोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड डाल दिए, शब्दों का समूह डाल दिया। वाट आई सी, जो मैं देखता हूँ। तो इस शब्दों के समूह में देखो वाट कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट है और सी वर्ब है। तो जब वाट कंजक्शन लग गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये पूरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। या मैं टीवी लिख सकता था, तो टीवी क्या होता? ऑब्जेक्ट होता कि नहीं होता? आई लाइक टीवी। आई लाइक मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट होता कि नहीं होता? तो उस ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। आई लाइक वाट आई सी, मैं पसंद करता हूँ जो मैं देखता हूँ। आई नो वाट यू फील, मैं जानता हूँ जो तुम महसूस करते हो। वाट यू फील, तो वाट या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। क्या बना रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। आई नो वाट यू फील, जो तुम महसूस करते हो मैं उसे जानता हूँ। मान लो आई नो योर डिसलाइक्स, मैं तुम्हारी नापसंदगियों को जानता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई नो डिसलाइक्स। किसकी? तुम्हारी नापसंदगियों को जानता हूँ। तो इस आई नो के आगे ऑब्जेक्ट आएगा, कोई न कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को लिखने की बजाय एक ग्रुप ऑफ वर्ड डाल दिया और उस ग्रुप ऑफ वर्ड में लिख दिया व्हाट यू फील, जो तुम महसूस करते हो। तुम प्रेम महसूस करते हो, नफरत महसूस करते हो, कुछ भी महसूस करते हो, तो मैं उसे जानता हूँ। तो आप सामने वाले के ऑब्जेक्ट को जानते हो, व्हाट यू फील।
तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली एक ऑब्जेक्ट ना लिखकर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, एक क्लोज लिख देता हूँ पूरा, तो वह नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज कभी कई बार सब्जेक्ट का काम भी करता है। जैसे तुमने कहा गॉड, गॉड इज ट्रू, भगवान सच है। भगवान क्या है? गॉड इज ट्रू। तो गॉड क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? कि भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रू। तो मैंने भगवान की जगह 3 शब्द डाल दिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड डाल दिया। व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा वह सत्य है, इज ट्रू। व्हाट यू सेड, ठीक है। तो व्हाट यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, इसको एक्सप्लेन करने वाला सेड प्रेडिकेट हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये कंजक्शन हो गया, तो पूरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि आपने इसको पहचान लिया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का कौन सा टाइप है? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये पूरे वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। क्योंकि यहाँ मैं गॉड भी लिख सकता था, गॉड इज ट्रू। तो इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? व्हाट यू सेड। अब देखो इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट देखो, व्हाट यू गेव इज टेस्टी, जो तुमने मुझे दिया वो टेस्टी है। मान लो तुमने उसे एप्पल दी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था एप्पल इज टेस्टी, एप्पल इज टेस्टी। तो एप्पल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। बनाना इज टेस्टी, पाइनएप्पल इज टेस्टी, तो उसका सब्जेक्ट होता। तो मैंने उस एप्पल और बनाना की जगह लिख दिया व्हाट यू गेव, जो तुमने मुझे दिया वो टेस्टी है। तो व्हाट या कंजक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, गेव प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं। कई बार खाली वर्ब भी होती है। तो इसका अपना पूरा एक वाक्य बन गया। ये इसकी अपनी सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो एप्पल की जगह, पाइनएप्पल की जगह क्या लिख दिया? व्हाट यू गेव इज टेस्टी, ठीक है। आगे देखो, आई नो दैट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? तो तुम किसी ऑब्जेक्ट को जानते होंगे। मतलब जैसे आई नो यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा दैट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट की जगह खाली लिख देता हूँ यू। क्या लिख देता हूँ? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यू क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूँ, सीता ऑब्जेक्ट हो जाती। आई नो एप्पल, आई नो गेट, आई नो प्रिंसिपल, तो वे सब ऑब्जेक्ट हो जाते। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड डाल दिया। आई नो दैट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट, मैं जानता हूँ कि उस पेशेंट की अपनी कोई लिमिट है। मतलब कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता, वो ज़्यादा गोलियाँ नहीं ले सकता, ठीक है। उस पेशेंट की ज़्यादा लिमिट है। तो तुम क्या जानते हो? किसी ऑब्जेक्ट को जानते हो, और उस ऑब्जेक्ट को तुमने एक्सप्लेन कर दिया दैट कंजक्शन जोड़ के, दैट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट, ओके। इसमें भी देखो आई नो, अब इसमें भी देखो आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, मैं जानता हूँ कि वह स्टोरी सत्य है। मैं जानता हूँ वह स्टोरी सत्य है। तो अब आप ऐसे भी तो कह सकते थे आई नो स्टोरी, मैं स्टोरी को जानता हूँ, तो स्टोरी ऑब्जेक्ट हो जाती। आई नो नॉवल, मैं उपन्यास को जानता हूँ। आई नो ट्रेन, मैं ट्रेन को जानता हूँ, मैं बस को जानता हूँ। तो तुमने ऑब्जेक्ट की जगह कितना मसाला फैला दिया, दैट द स्टोरी इज ट्रू। तो दैट यहाँ कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समझ में आ गया। स्टोरी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, ट्रू यहाँ उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरा एक क्लॉज बन गया। दैट कंजक्शन लगती कैसा क्लॉज बना? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये कैसा टाइप है? नाउन क्लॉज, क्योंकि ये पूरे वाक्य के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, इसमें इस वर्ब का ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है। इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का सब्जेक्ट, इसमें वर्ब का नो का ऑब्जेक्ट, इसमें भी देखो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट। आई नो हू सेड इट, मैं जानता हूँ ये किसने कहा। तो अब देखो आई नो, इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो प्रिंसिपल सर, आई नो राम, आई नो मोहन, आई नो मुकेश, आई नो गीता, आई नो महाभारत, आई नो रामायण। तो मैं सीधा ऑब्जेक्ट लिखूंगा उसकी जगह, परंतु ऑब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा हु सेड इट। आई नो, मैं जानता हूँ
जो हु सेड इट, ये किसने कहा, मैं जानता हूँ कि ये बात किसने कही, तो एक ऑब्जेक्ट की जगह मैंने हु सेड इट लिख दिया, आई नो हु सेड इट। समझ में आ गया। तो नाउन क्लॉज क्या हुआ, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या वर्ब के सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। समझ में आ गया। उसमें कंजक्शन कौन सा लगा होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होगा, जिससे हम पहचान जाएंगे कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, थैंक यू।